सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ अरशद ज़मान नई दिल्ली से या साउथ दिल्ली से। ये मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, मुझे याद कुछ अगर आ रहा है तो लग रहा है मुझे 1982 की बात है ये शायद। हाँ, 1982 या 83 की बात है। मेरा मतलब है ये जब की बात है जब मेरी शादी उसके 2 साल या 3 ढाई साल के बाद हुई थी। यानी तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। और मैं उन दिनों हॉस्टल से हट के इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम्स के तहत बल्ली मारान चांदनी चौक में रहने लगा था। ठीक, ये उस ज़माने की बात है जब ज़्यादा लोग इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे लोगों के लिए, खाली फिल्म्स देख लेते थे। फिल्में थीं, गाने सुन लो, बस। इसके अलावा कोई और कुछ नज़र नहीं आता था। भाई कैसे इंटरटेनमेंट हो, क्या करें। बस इस दोनों चीज़ों के अलावा एक और तीसरी चीज़ थी, मैगज़ीन्स पढ़ना। और मैगज़ीन्स भी वो जो मैगज़ीन्स फिल्म से रिलेटेड थी, फिल्मों से, जिनमें फिल्मों की बातें आती थी। असल में उस ज़माने में फ़िल्मों का बड़ा दौर था। बड़े अच्छी अच्छी फिल्में भी बनती थीं, बड़ी सभ्य फिल्में भी बनती थी, बड़े अच्छी फिल्में भी बनती थीं। तो ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। उस ज़माने में मेरे पास, मेरे घर पे एक दो मैगज़ीन आती थी। उसमें एक मैगज़ीन का नाम था सुषमा, और उसका ये हिंदी वर्जन था। इंग्लिश अलग नहीं था उसका, बस फिर एक उर्दू था शमा और हिंदी में था सुषमा। अब मैं ये बात अपनी ज़रा यहाँ रोकता हूँ। अभी जब मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ ने इस रिकॉर्डिंग से पहले मुझे ये कहा। वो भी बैठ जाती हैं, जब मैं कहानी सुनाने बैठता हूँ तो पास आके बैठती हैं, अभी भी बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपने नया चैनल जो शुरू करा है अपना, नसीहतें, तो उन्होंने कहा यार ये कोई बात है नसीहतें? ये नसीहतों में तुम रूखी रूखी बातें करते हो और सूखी बातें करते हो। नसीहतें भी ऐसी दे रहे हो, पुरानी धुरानी ठुर्री, और ये तो कोई बात नहीं हुई। अब ये बच्चे भी सुन रहे होंगे, बड़े भी सुन लेंगे मेरी कहानी। अब नहीं सुन रहे होंगे तो आने वाले दौर में कभी सुन सकते हैं। तो आप लड़कों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, नई उम्र की लड़कियों के लिए कौन सी नसीहतें देंगे? नसीहतें सुनते सुनते तो वो खुद परेशान हो गए हैं। आप तो कुछ नया बताइए। आज इनको कुछ ऐसा एंटरटेन करिए, ऐसी कहानी सुनाइए अपनी ज़िंदगी की जिसमें इनको चार्म भी आए, सुने भी और मज़ा भी लें। तो इसलिए इस आज की इस बात का टाइटल हमने बदल दिया है। तो हमने इसका नाम अब रहनुमाई रख दिया है। रहनुमाई यानी रास्ता दिखाने के लिए। तो फिर मैं वहीं आ जाऊं लौट के। ये मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा, आप ये पुराने ढर्रे वाली बातें सोचें, छोड़ दें। क्योंकि बच्चों ने, जो नए बच्चे, हमारे बच्चे और दूसरे बच्चे सुनेंगे, उन्होंने कोई ठेका ले लिया है आपके बुढ़ापे का या आपकी सूखी रूखी बातें करने का। वो इस बात के ठेकेदार नहीं है। आप कोई अच्छी बात बताइए, नई रोमांटिक बात बताओ यार, कोई अपनी ज़िंदगी की। इसलिए मैं मसलहतन, मजबूरन और इन सब के कहने के बाद आपको ये जो नया आज टाइटल है रहनुमाई, इसके अंडर में अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक नई बात सुनाता हूँ जिसका मज़ा आप लेंगे। ठीक, तो वो जो मेरे यहाँ मैगज़ीन आती थी उसका नाम था सुषमा। एक चित्रा भी आती थी, चित्रा ज़रा हल्की थी। तो दो एक मैगज़ीनें बुला लिया करते थे, उनको मंगा लिया करते थे, चूँकि उस ज़माने में कोई और फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कोई और दूसरा एंटरटेनमेंट नहीं था। फिल्म वालों की बातें, फिल्म वाले की उनकी बातें, वो कैसा पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, और उन्हीं की फिल्में, बस। इसके अलावा कुछ और नया होता नहीं था। तो लिहाजा एक फिल्म लगी ज़िंदगी, ये मैटनी शो में लगी थी, रेगुलर शो में नहीं थी, मैटनी शो में। मैटनी शो उसे कहते थे जो 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चलता था दिन में। चूंकि ये फिल्म पुरानी थी, यानी जब मैं देखने गया उससे भी ये पुरानी फिल्म थी, शायद मेरे ख्याल से 10-15 साल पुरानी फिल्म थी। मुझे ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा था कि ये 1964 में बनी थी। जिंदगी नाम था, और इसमें वैजयंती माला थी,
राजेंद्र कुमार था और मोहम्मद रफ़ी के गाने थे। असल में मोटी मोटी तीन ही बातें याद रहने की हो जाती थी हम लोगों के लिए, बाकी हमें ध्यान ज़्यादा होना भी नहीं था कि कौन एडिटर है, कौन डायरेक्टर है, कौन स्क्रिप्ट राइटर है, किसने गाने लिखे। ये सब हमारे लिए बड़ी बातें नहीं थी। हम तो हीरो हीरोइनों को देखने जाते थे, गाने सुनने जाते थे और थोड़ा मनोरंजन किया और वापस आ जाते थे, बस इतना था। तो वो फिल्म का नाम था ज़िंदगी। ज़िंदगी फिल्म का एक गाना था जो मैं कहानी सुनाऊंगा इसके आखिर में मैं वो लगा दूंगा, 2 उसके बंद लगाऊंगा। इसी गाने ने सारी मेरी ज़िंदगी में बवाल कर दिया। यही एक गाना था जिसने मेरे दिल का चैन छीन लिया। यही एक गाना था जिसने मुझे जवान कर दिया। और यही एक गाना था जो मेरे लिए हर वक्त सोच का मरकज़ बन गया था। गाना कोई ख़ास नहीं था, गाने में कोई बात नहीं मिलेगी आपको, आप सुनना। तो गाने में ये मैं गाना लास्ट में लगाऊंगा, आप इसमें देखना। गाने में ये था कि वो जो शायर था इस फिल्म के अंदर, ध्यान से सुनना, आज ही मैं बड़े राज की बात बता रहा हूँ, बल्कि मुझे बताते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही है, और थोड़ी तो शर्म आ रही है और थोड़ी और आएगी अभी जब ये लोग सुनेंगे सारी बातें। तो आप इसको गौर से सुनिए। और एंटरटेनमेंट का आज मुझे आदेश हुए हैं कि भाई मैं इस तरह की कहानी सुनाऊँ। तो मैं वो ज़िंदगी का एक गाना था कि ओ सांवली हसीना, दिल तूने मेरा छीना, मदहोश रास्तों पे तूने सिखाया जीना। और एक तो ये बात बंद था। अगले बंद में ये था कि गोर तू ये है वो है फला है, और गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। यार ये कोई गाना हुआ? यानी एक शायर एक ही गाने में एक बंद में तो कह रहा है कि सांवरी हसीना, यानी काली वाली हसीना, थोड़ी सी सांवली, और दोबारा मैं कह रहा। अच्छा जी, अब मुझे जब ये मैं गाना सुन रहा था पिक्चर हॉल में बैठ के, पिक्चर हॉल जुबली नाम था उस पिक्चर हॉल का, मैं वहाँ बैठ के जब गाना सुन रहा था तो मैंने सोचा कि यार ये एक ही गाने के 2 अलग बंदों में, 2 यानी खंडों में, एक जगह तो कह रहा है शायर वो जिसने गाना लिखा है कि सांवली हसीना, और दूसरे बंद में यानी उसी गाने के दूसरे बंद में कह रहा है गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। यार ये बात मुझे बड़ी खटकने लगी। और मैंने वो फिल्म तो देखी, फिर उसके बाद रोना धोना, बच्चे पैदा होना, ये करना वो करना, और कुछ दूसरे गाने भी चलते रहे। उन गानों में मेरा दिलचस्पी ज़रा कम रही, मगर मैं ये सोचता रहा कि यार एक शायर जो एक फ़िलासफ़र होता है, एक जीनियस होता है, हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्मों को करोड़ों लाखों लोग देखते हैं, ये कैसे गलती कर रहे हैं कि एक बार कह रहे हैं कि सांवली हसीना यानी काली लड़की हसीना हो, और दूसरे में कह रहे हैं गोरा बदन में काला आंचल। तो मेरी ये बात बहुत खटी। देखो मैं ये गाने के ये दोनों पैरे नीचे लगा दूंगा गाने इस अपनी कहानी के बाद, 1.5 मिनट का है, ज़रा सुनना। अच्छा, मैं घर आ गया ये फिल्म देख के, और मैंने फिर घर पे आके मुझे ये बात परेशान करती रही कि यार ये कैसी बात है, ये बात अधूरी है, गलती हो गई, गलती करी है शायर ने। इसलिए मैंने क्या करा, एक छोटा सा लेख एक तरह से लिखा, छोटा मतलब 1 पेज भर का मैंने लिखा। मैंने कहा यार, और मैंने ये तय करा कि जो मेरे यहाँ मैगज़ीन आती है सुषमा, मैं उसमें दूंगा, इस बात को लिखूंगा ज़रूर कि इन लोगों ने ये करा क्यों, ऐसी गलती की क्यों। मैंने आया वो लेख एक लिखा, और मैं लिखने के बाद उस पेपर को, उस पर्चे को लेके मैं वहाँ सुषमा मैगज़ीन के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे मैं उनके पास गया। मुझे जानते भी थे क्योंकि उन्हीं के यहाँ से तो मेरा मैगज़ीन्स आते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे मैगज़ीन में ये छपना चाहिए। तो उन्होंने 2-4 बहाने करे, नहीं भाई बड़ा मुश्किल काम है, तुम छोटे बहुत हो, वाला है फला है। मैंने कहा नहीं, छापिए किसी तरह। तो उसने कहा अच्छा मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने वो लेके रख लिया, और किसी तरह से वो महीने में जो सुषमा निकलता था उसमें वो छप गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बस ये छपना था कि यही छपना
मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ले आया, एक वलवला ले आया। और वलवले की इंतहा ये है कि जब मैं बूढ़ा हूँ तब मेरी बीवी मुझसे कह रही कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, तब भी मुझे ये वाक़या याद आ रहा है और ये वलवला याद आ रहा है और ये बातें याद आ रही हैं। तो कुछ तो अहमियत होगी, इसलिए आप इसे दिलचस्पी से सुनिए। वो मैगज़ीन में लेख छप गया, वो मैं भी भूल गया, छप गया, पढ़ लिया, लोगों ने पढ़ना भी पढ़ा हो, कोई बात नहीं। एक 10-15 दिन के बाद मेरे घर पे एक मेरे नाम से इंग्लैंड लेटर चलते थे, पहले वो नीले रंग के कवर के चलते थे। एक इंग्लैंड लेटर आया और वो इंग्लैंड लेटर जो था वो भेजने वाले निदा फाजली थे। निदा फाजली हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर हुए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में गाने लिखा करते थे। मैं उनको नहीं जानता था, वो भी मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब उनका लेटर आया तो उसमें लिखा था कि भाई कभी आप 2-4 बातें और लिखी थी कि आपने एक इतनी बारीक बात पकड़ी है और ये किसी ने नोट करा और लिख के भेजा, मैंने सुषमा में पढ़ा, ये है वो है, 2-4 बातें लिख के कही। और बाद में ये कहा कि भाई देखो, अगर मैं दिल्ली आया तो मैं आपसे मिलूँगा और अगर आप बम्बई आए तो आप मुझसे ज़रूर मिलना। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और वक्त भी गुज़र गया, बातें भी गुज़र गईं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे कुछ दोस्त, थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई थी दिल्ली के अंदर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, उसके कारण हमें दिल्ली से ज़रा हटना पड़ा। और हम लोग हटने के लिए उस ज़माने में लोग जब जाते थे इधर उधर भाग के वो सिर्फ बम्बई जाते थे। मैं जब बम्बई पहुंचा, 1-2 दिन बम्बई में रहे हम लोग, मुझे निदा फाजली की वो बात याद आई कि उन्होंने मुझसे कहा, लिखा था कि भाई आप दिल्ली आऊँगा तो मैं मिलूँगा और तुम बम्बई आओ तो मुझसे तुम मिलना। लिहाजा मैं, उस ज़माने में मोबाइल कुछ नहीं था, मैं एक जगह गया, वहाँ एक फ़ोन भी लगा हुआ था, मैंने वहाँ से एक फ़ोन किया, उनका नंबर था मेरे पास। निदा साहब ने मुझे उस लेटर में अपना नंबर भी लिखा था, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन का नंबर होते थे उस ज़माने में। मैंने निदा साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा निदा साहब मैं अरशद ज़मान बोल रहा हूँ और मैं इन दिनों बम्बई आया हुआ हूँ, आप पे वक्त हो, आपने कहा था, आपका हुक्म था तो मैं आपसे मिल लूँ। तो वो खुश हो गए, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा हाँ भाई आ जाओ यार, बड़ी अच्छा लगेगा मुझे, और मैं खार में रहता हूँ, बम्बई खार में रहता हूँ। और मैंने कहा भाई खार किधर है, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, कहाँ है? तो उसने कहा बिल्कुल कुछ नहीं लंबा चौड़ा है, आप खार डांडा, एक जगह है खार डांडा, जहाँ वो खार डांडा शुरू होता है उससे पहले ही एक 8 बिल्डिंगें छोड़ के राइट साइड में मैं 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, तुम वहाँ आओ, फिर मुझे फ़ोन कर लेना किसी तरह से और मैं या आपको ले लूँगा, जो भी कुछ है ऐसा। खैर वो किसी तरह से अगले दिन हम बातें चीतें करते कराते उनके घर पहुँच लिए। अब बात शुरू होती है, वो बात जो इस कहानी का तड़का है, तड़का मतलब बघार है। अब जब मैं उनके घर पहुँचा तो मैंने उनके घर पे जाके देखा कि उनके 3 मेहमान थे आए हुए। 3 मेहमान इसलिए आए हुए थे, मुझे उन मेहमानों से पता चला और ख़ुद निदा साहब ने भी मुझे बताया कि ये जो लेडी बैठी हैं ये हमारे ग्वालियर की रहने वाली हैं और इनकी शादी वहीं हुई थी रीवा में, और उनके हस्बैंड यहाँ राइटर हैं। ये 2 तो वो बैठे थे, यानी हस्बैंड और वाइफ। एक उनकी बेटी भी थी, वो भी वहाँ बैठी थी। मैंने अब देखो वो बूढ़े थे, आंटी और अंकल, तो उनमें मेरी क्या दिलचस्पी हो सकती थी? निदा भाई से दिलचस्पी थी क्योंकि उन्होंने बुलाया था, हम उनके मेहमान थे, और थोड़ी बहुत दिलचस्पी अगर मान के चले तो उस लड़की से हो सकती है जो देखने में ज़रा अच्छी थी। ये लड़की की इंट्रोडक्शन में ये बता दूं कि सदी के महानायक की एक फ़िल्म में उनकी बहन का भी रोल अदा किया है, इसने किया था, और ये रोल उनके बाप ने इसलिए नहीं दिलाया था, कोई खुद राइटर थे। तो यहाँ बात हो गई, बातें चीतें होती रही, हंसते हंसाते मजाक करते, और वो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी कि भाई देखो ये हर आदमी, हर छोटा इतनी उम्र का आदमी कहाँ शायरों की गलतियों को पकड़ता है, लेकिन अरशद ने पकड़ी, मैं बहुत खुश हुई, इसलिए मैं मिला हूँ। और ये उन्होंने खाना वाने का भी छोटा मोटा इंतज़ाम कर रखा था। खा लिया खाना, बातें होती रहीं, 2 घंटे बैठे रहे, तफरी होती रही। मेरे साथ मेरा वो दोस्त भी था जो हमारे साथ दिल्ली से बम्बई गया था। अब ये बातें होती हुए वो जो
हस्बैंड वाइफ थे, यानी उस ज़माने में मेरे अंकल और आंटी, उस लड़की के फादर और निदा भाई के रिश्तेदार। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अभी तो तुम दिल कब तक हो? मैंने कहा जी अभी 2-4-6 दिन तो हैं। तो उन्होंने कहा यार एक हमारी ख्वाहिश है। क्या? मैंने कहा बताइए सर बताइए। कहने लगे यार तू हमारे घर आ जाओ कल, अगर मौका मिले तो कल घर आ जाओ, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिए और कुछ बातें करें। मैंने कहा जी तो बातें तो मैंने यहाँ बहुत कर ली हैं आपके साथ, कि ये बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातों में बहुत सारी बातें अच्छी थी, तो कुछ और आ जाओ यार, मेरा मेरा दिल ये चाह रहा है कि कुछ वक्त हम और गुजारें आपके साथ। ये बात मुझे उस ज़माने में की आंटी और अंकल ने मुझसे कही। निदा भाई ने भी सिफारिश करी कि जाओ ना यार इनके घर जाओ, ज़रा करके आओ बातें चीतें। लिहाजा ये सब प्रोग्राम होते सुनते करते हम अगले दिन 4 बजे के करीब करीब उनके घर पहुँचे। तो जब उनके घर पहुँचे तो वो अंकल भी थे, वो आंटी भी थी, उनकी लड़की भी थी। वो नाम मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि ये नाम तो जाना पहचाना है, मैं उसको ज़रा अभी रख के रखिए। तो मैं, वो लड़का मेरे साथ बैठ गया और जो हमारे दोस्त थे वो भी साथ थे और मैं था, और वो अंकल आंटी थे और एक वो लड़की उनकी जो एक्टर थी वो भी बैठी थी, और बहुत सारी वो लोग दोनों आपस में सब बातें कर रहे। जो मेरा वो दोस्त था वो भी कुछ थोड़ा सा अदब से ताल्लुक़ रखता, वो बातें बातें करने लगा। उनकी माँ कहने लगी कि कल तो आप बहुत बोल रहे थे अरशद साहब, कल तो आप वहाँ बोल रहे थे बहुत, आज आप यहाँ खामोश क्यों बैठे हैं? मैंने कहा जी, फिर मैं इस बात को सुन के चुप हो गया। फिर वो लड़की बोली कि हाँ हाँ बताइए, कल तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे, किसी को मौका नहीं दे रहे थे बोलने का, और आप हमारे घर में आके आपकी सिट्टी विट्टी गुल हो गई क्या? कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने, अब जब लड़की ने ये बात करी तो मैंने ये चैलेंज की तरह से ले लिया और मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा मैं बात तो करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन पहले 2 झूठ बोलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि झूठ बोलना चाहते? झूठ कैसा? मैंने कहा आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि 2 झूठ मैं बोलूँ, तब मैं अपनी बात शुरू करूँगा। वो लड़की की जो माँ थी और बाप थे दोनों हंसने लगे कि यार ये पहली बार मैं मीटिंग में देख रहा हूँ कि वो झूठ बोलने की परमिशन मांग रहे हैं आप। मैंने कहा जी देखिए, मैंने झूठ बोलने की परमिशन मांगी है और माफ़ी की भी परमिशन मांग लूँगा, माफ़ी की भी इल्तजा करूँगा, लेकिन पहले झूठ बोलने की परमिशन आप मुझे दे दें। वो लड़की ने कहा अच्छा चलिए बोलिए, झूठ 2 बोलिएगा। मैंने कहा हाँ 2 झूठ ही बोलूँगा। मैंने कहा एक तो झूठ ये है मैडम कि आप जो हैं खूबसूरत नहीं हैं। मैंने किससे कहा? उस लड़की से कहा। मैंने कहा देखिए एक तो झूठ ये है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, यानी मैंने ये नहीं कहा कि झूठ, मैंने कहा झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा एक तो देखिए आप खूबसूरत नहीं हैं, और दूसरा ये कि मुझे आप अच्छी नहीं लगती हैं, और तीसरा ये कि मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। ये मैंने बातें उसको कही। अब ये झूठ थी, ये तो झूठ थी, यानी कि ज़रा इसका उलट करके देख लीजिए कि सच्चाई क्या होगी। उन लोगों ने, उसने हंसते हंसते, उनकी माँ लोटपोट हो गई, माँ बड़ी हंसी, उनके वालिद भी हंसे, वो लड़की भी, ना उसकी ये तारीफ़ हुई थी, और झूठ मैंने तारीफ़ कही नहीं थी मैंने, और इसका उल्टा करेंगे, सच्चाई करेंगे तो उसकी तारीफ़ हो गई। वो भी बहुत हंसी, बहुत हंसी, और उसने कहा कि ये पहला आदमी मुझे ज़िंदगी में ऐसे मुझे मिला है। मैं जाती रहती हूँ कॉलेज में इधर उधर इधर पढ़ने पढ़ाने प्रोफेशन में, मगर मुझे इस तरह की बातें करने वाला कोई बंदा ही नहीं मिला, आदमी नहीं मिला। आप अजीब बातें कर रहे हैं। बस ये बातें होती रहीं, और उस दिन के बाद उसने मुझे कहा कि आप आइए, मैं आपको कल या परसों जब भी आपके वक्त मिले तो मैं आपको जो यहाँ जूहू की दही बल्ले हैं, पापड़ियाँ हैं और भाजी पाव है, ये खिलाऊंगी। तो मैंने कहा भाई एक लड़की ऑफ़र दे रही है, चलो जूहू भी आ जाएंगे। कल जूहू मिल लिए, जूहू पे 2-3-4 घंटे गुजारे। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप बांद्रा आ जाइएगा। बांद्रा में
एक पिक्चर हॉल था पुराना, अब तो टूट गया वो। उसके सामने एक छोटा सा चाय का होटल भी था। मैं वो वहाँ भी आ गई एक दिन, वो अपनी एक दोस्त के साथ। वो दोस्त को लाई, कहने लगा वो लड़की कहने लगी जो दोस्त आई थी कि मैं ये देखने आई हूँ कि इसने किस आदमी की तारीफ़ करी है, कौन है ऐसा बातूनी, कौन है ऐसी नई नई बातें बताने वाला। मैंने कहा देखिए, मैंने उसको भी समझा दिया। दोनों बैठ के चुप हो गई, चाय वाय पी, वो सब काम कर कर के वो भी चली गई, मैं भी अपने होटल में आ गया। बांद्रा स्टेशन के पास ही मेरा होटल था। अब फिर 2-4 दिन के बाद हम लोग वापस दिल्ली आना था। हम दिल्ली वापस आ गए। बीच में एक आध बार ख़त किताबत हुई, फ़ोन की तो इतनी रवानी थी नहीं, और लैंडलाइन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस ज़माने में। हम घर आ गए, वो भी वापस चली गई। मैं दिल्ली आ गया तो बीच में एक आध लेटर मुझे मिला उनका। थोड़े दिन के बाद, यानी और एक अरसे के बाद, ये बातें भूलती गई, जाती रही, मुझे भी याद नहीं रहा, मैं भी इन सब बातों से बेबहरा हो गया। कम से कम 6 महीने 7 महीने के बाद मुझे एक वेडिंग कार्ड, यानी शादी का कार्ड आता है। शादी का कार्ड उसी ने मुझे भेजा, उसी लड़की ने मुझे भेजा, और उस कार्ड पे लिखा हुआ था 2 बातें। यानी कार्ड छपा हुआ अलग था, कार्ड की छपाई अलग थी, लेकिन कार्ड की पुष्ट पे बैक में 2 बातें, 2 लाइनें लिखी थी। एक लाइन तो ये लिखी थी कि कार्ड भेज रही हूं, शादी की तारीख तय है, क्या मैं अब शादी कर लूं? बड़ा अच्छा लगा मुझे। कार्ड भेज रही हूं, शादी की तारीख तय है, क्या मैं अब शादी कर लूं? नंबर 1। नंबर 2 ये लिखा था उसने कि आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं आपसे प्यार नहीं करती। 2 बातें। ये 2 बातें ऐसी थी कि वो 2 बातें ज़िंदगी के अंदर बवाल ले खड़ा कर दिया। आज भी मैं, जब भी मेरी रात में कभी आँख खुलती है और राजेंद्र कुमार की फ़िल्म, राजेंद्र कुमार जिनका मैं फ़ैन था, उनकी फ़िल्म का कभी कोई गाना वाना टीवी पे या मेरे मोबाइल पे कभी बजा लेता हूँ, तो वो बातें मुझे याद आती हैं और मुझे वो बातें बेचैन कर देती हैं। उसकी शादी हो गई, मैं दिल्ली में रह गया। तो ये कहानी थी हमारी, वो कहानी जिसका कुछ मैं कोई हिसाब या कोई हल निकाल ही नहीं सका। उसकी वो 2 लाइनें, मुझे तो नहीं पता कि मेरी कितनी बातें उसके जहन में रह गई, मगर उसकी 2 लाइनें मेरे साथ आज भी जिंदा हैं, मौजूद हैं, और मैं उनको रिपीट करता रहता हूँ दिल दिल में, दिल दिल में, दिल दिल में। बस आज की कहानी में इतना ही। थैंक यू। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। गर झूम के चलो तुम तो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम तो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोर
मेरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं।